नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार। गुरुजी थांको बेसब्री हूँ इंतजार करा। हाँ ठीक है भाई, आगे हैं गुरुजी। एक बार क्लास को फटाफट सारे लोग शेयर कर दो। दैनिक विज्ञान की क्लास नंबर 31 आ चुकी है आप लोगों के सामने। मॉडल पेपर नंबर 1414। ये डबल हो गया भाई, खाली 1400 ही है, तो ज्यादा हो गया यार। 1414 ठीक है। आ जाओ गुरुजी, बिल्कुल आ गया। शुरू करो, आलो अभी शुरू कर देवा। आज तो छुट्टी है, छुट्टी का ही की है। लो आज का पहला सवाल देखो। उससे पहले आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है, जो क्रेज कॉम्बो की प्राइस को लेकर आप लोग कह रहे थे कम करवाओ कम करवाओ, तो भाई करवा दी है कम, 299 करवा दी है। ठीक है, अब कोई सोच विचार करो तो करते रहो। ठीक है, 299 करवा दी है। अब देखो आज की क्लास का पहला सवाल आप लोगों के सामने है। हेलो सर, नमस्ते, यूपी से स्वागत है सभी का। आ जाओ सारा। राम राम सर जी, राम राम जी, खमा घनी, स्वागत है। पहला सवाल देखो, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? एक बार क्लास को शेयर कर दो। अरे सारा लोग क्लास ने एक बार चिपका दो स्टेटस पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जठबीते जुड़े रहो। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? ये आपका सवाल है। आज कुछ केमिस्ट्री के सवाल लेकर आया हूं साथ में, मजा आने वाला है क्लास में। शानदार तरीके से आप लोगों को जवाब देते रहना है और लास्ट में बताना किसने कितने सवाल सही करे हैं। ठीक है, गुरुजी हो तो पढ़ो ही को नहीं, तो भाई पढ़नू है वो लारे को नहीं छोड़नू। ठीक है, देखो बात करें सोडियम, तो सोडियम में परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सोडियम में कितनी होती है? परमाणु संख्या 11। इसके बाद में बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में 4 होती है। बेरिलियम में कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन में कितनी होती है? 7 होती है। और जो बोरोन आपका है, बोरोन के अंदर 5 होती है। बोरोन में कितनी होती है? 5। अब यहां पर पूछा है फ्लोरीन की तुलना में। अब फ्लोरीन का आपको पता होगा तभी तो आप तुलना कर पाओगे। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में जो परमाणु संख्या होती है वो 9 होती है। अब इसकी तुलना में सर्वाधिक किसकी मिली आपको? सोडियम की। तो सोडियम ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गुरुजी इस सोडियम का ही ताड़ो लगा दो। लगा दिया भाई। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो बाकी है इनको याद रखना है। तुलनात्मक तरीके से ऐसे सवाल बनते हैं, पूछे गए हैं कि किसमें परमाणु संख्या कितनी होती है या किसकी तुलना में परमाणु संख्या किसकी अधिक होती है। तो इन सब का याद रखना। मोस्टली पूछा जाता है सोडियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन और फ्लोरीन के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो अब ये सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि परमाणु संख्या इनमें इस प्रकार है और फ्लोरीन में कितनी है? 9 होती है। तो फ्लोरीन की तुलना में सोडियम में क्या हो गई? अधिक हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं? परमाणु के केंद्रक में स्थित होते हैं, क्या स्थित होते हैं इसका बताओ सारे लोग। सही आंसर क्या होगा? एक बार क्लास में शेयर कर दो। सारा लाडला दोस्त है ना, सब लाडेश्वर होते क्लास का। गौरी, श्याम, दिलीप, पुखराज, ममता, इसका देखो सही आंसर बताना है आपको कि परमाणु के केंद्रक में। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कह लो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कह लो, एक ही तो बात है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए को ही लॉक करना है, बी को नहीं करना है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भाई, परमाणु के जो मूल कण होते हैं, मूल कण में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर बात करें तो खाली नाभिक में ये स्थिर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। अगला सवाल देखिए, कैथोड किरणों में होता है, कैथोड जो किरणें होती है उनमें क्या होता है? केवल द्रव्यमान होता है, केवल आवेश होता है? द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। न तो द्रव्यमान होता है न ही आवेश होता है। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे सवाल थोड़ा बनने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि इनमें एक ऑप्शन बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाता है। अगर इसको सवाल बनाना ही है तो न तो द्रव्यमान और न ही आवेश, ये वाला ऑप्शन तो लगभग क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। ये ऑप्शन काट देना है। इसके बाद में देखो ज्यादा संभावना किसकी बनती है? तो तथा वाला और वाला जो सवाल है उसके अंदर आपको ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि वो सही हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं किसके अंदर? कैथोड के अंदर।
ये किससे बनी होती है? कैथोड जो किरणें होती है ये ऋण आवेशित कणों से और इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। एक तो इनमें क्या होता है, एक तो इनमें ऋण आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण होते हैं, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? क्या बोला गया है? ऊर्ध्वपातज नहीं है। अब यह पता होना जरूरी है कि ऊर्ध्वपातज होता क्या है। ऊर्ध्वपातज हम किसको बोलते हैं? भी ऐसे ठोस पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जो सीधे वाष्प बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वाष्प। यानी ऐसे ठोस पदार्थ जो तरल में बदले बिना वाष्पित हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक है, जो सीधे क्या हो जाते हैं? वाष्पित हो जाते हैं या वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन यहां पर तो सवाल पूछा है कि कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, फिटकड़ी हो जाएगा। फिटकड़ी जो है ये सीधा वाष्प में नहीं बदलता है, ये पहले तरल में बदलता है, ठीक है, द्रव में बदलता है, उसके बाद में वाष्पित होता है। कपूर देख लो, कपूर क्या है? कपूर ठोस पदार्थ है, लेकिन जब आप उसको जलाओगे तो सीधा वो क्या होगा? वाष्पित होगा, यानी वो तरल में नहीं बदलेगा, इसलिए ये क्या है? ऊर्ध्वपातज है। ऐसे ही नेफ्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्या है? ऊर्ध्वपातज है। ठीक है, और इस विधि को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? इनमें से तत्व नहीं है, आपको ऐसा पदार्थ बताना है जो तत्व नहीं है। गुरुजी कोटा राजस्थान से राम राम जी, स्वागत है। कोटावाला को आ जाओ सारा, बताओ फटाफट सही उत्तर क्या होगा इसका। देखो क्या बोला गया? तत्व नहीं है इनमें से, इनमें से तत्व नहीं है। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि तत्व कौन से होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। ठीक है, परमाणु से बनते हैं। अब यहां पर आप निकाल सकते हो, क्योंकि पानी जो है ये किस किस से बना होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो से। तो ये सी, ये क्या हो जाएगा? ये तत्व नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है गुरुजी, ताड़ो लगा दे। लगा दिया भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इनमें से ऐसा बताना है जो मिश्र धातु नहीं है। और ये जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये सवाल आपको याद आएंगे परीक्षा में, क्योंकि ऐसे ही सवाल लगातार बनते जाते हैं। ठीक है, गुरुजी नागौर से प्रणाम, स्वागत है भाई हरिराम जी आपका, नागौर से, नागौर वालों का। सर मैं राजस्थान पुलिस फिजिकल में पास हो गया, कांग्रेचुलेशन धोरा क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और धोरा क्लासेस से जुड़े हुए सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फड़ो फूलो आगे बढ़ो थे, ऐसा ही बनो अब। ठीक है, यहां देखो, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? क्या बोला गया है? मिश्र धातु बोला गया है। सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। डी जो है, डी मतलब तांबा, कॉपर जो होता है यह मिश्र धातु नहीं होता है। इस्पात की अगर बात करें तो इस्पात किससे बनता है? लोहे से, क्रोमियम से, लोहे से, क्रोमियम से बनता है। ठीक है, अब यहां पर अगर पीतल की बात करें तो इसका सवाल मैंने आपको पहले करवाया है। पीतल किससे बनता है? भाई तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल। तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, और ऐसे ही अगर कांसे की हम बात करें तो कांसा किसका बना होता है? कांसा तांबा और टिन का बना होता है, तांबा और टिन का बना होता है। ठीक है, तो यहां पर जो कॉपर है ये आपकी मिश्र धातु नहीं है, बाकी सारी याद कर लेना, ये सारी क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए सर मैं नीम का थाना से हूं। ठीक बात है भाई, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। अरे अभी अभी बताया था, अब इसका गलत थोड़ी जवाब दोगे आप लोग, इतना भोला थोड़ी होते। कांसा बिल्कुल अभी तो बताया था किसका बना होता? तांबा और टिन का बना होता है कांसा।
तांबा और टिन का बना होता है, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने हमें यह बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक बार क्लास में सारा लोग लाइक शेयर कर दो भाई, कंजूसाई ना करया करो, क्लास में बिल्कुल लीते, ठीक है। गलत को नहीं करना है, आज की क्लास के सारे सवाल सही करने की कोशिश करो, ठीक है। ऑप्शन सी कोपरनिक्स हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, कोपरनिक्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केपलर ने तो जो गति होती है ग्रहों की उसके बारे में जानकारी दी थी, तो सही आंसर हो जाएगा कोपरनिक्स, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऐसा उपकरण जिससे बहुत अधिक जो तापमान होता है वो मापा जाता है, ठीक है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या लिखोगे? मैनोमीटर, फेदोमीटर, पायरोमीटर और सेलिनोमीटर आपको दिया गया है। और बहुत अधिक तापमान की अगर हम बात करें तो सूर्य का तापमान हो गया, ठीक है, सूर्य की जो विकिरणें होती है उनका तापमान हो गया, साथ में इंजन जेट जो होते हैं उनका तापमान हो गया, तो पायरोमीटर काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पायरोमीटर काम में लिया जाता है, ऑप्शन सी ये सवाल बताया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है, क्या बोला गया? ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन बाद में सेलेक्ट करना, पहले सवाल सुन लो। पिघल जाता है उसे पदार्थ का क्या कहा जाता है? ऐसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है, पिघलने का बोला गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ का क्या कहा जाता है? गलनांक, प्रज्वलन तापमान, सामान्य तापमान या क्वथनांक? बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? उबलने को कहते हैं, उबलने को, ठीक है। अब कोई भी पदार्थ उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जिस पॉइंट पर वो उबलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे वाटर जो होता है, पानी जो होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलता है। तो पानी का जो क्वथनांक है वो क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। सामान्य टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। प्रज्वलन ताप, इसको हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, जहां पर वो आग पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। तो पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह आग पकड़ लेता है उसको हम प्रज्वलन तापमान कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन जब गल जाता है तो उसको गलनांक, या पिघल जाता है तो उसको गलनांक ही कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपका फोन देना, इसमें ये लाइव चैट जो है ना उसमें दिक्कत हो गई है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, क्या बोला गया है? कान का निरीक्षण करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइलेंट करके देना, ठीक है। कान का निरीक्षण करने के लिए, और कान का निरीक्षण कौन करे? डॉक्टर साहब करे नहीं कान को निरीक्षण, या लेलेर शीशो करना हाथ के माइन के कान या खींच और माइन देख है, वो निरीक्षण हुआ है, ठीक है। और उसमें पूछा गया है कि कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है, ये आपका सवाल है। इसका बता दो कि क्योंकि ऐसा सवाल पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को। बिल्कुल अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और बड़ा बनाने की वजह से जो निरीक्षण है वो आसानी से हो जाता है, निरीक्षण जो है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो डॉक्टर होता है वो इस मिरर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आभासी सीधा भी होता है, सीधा भी होता है और बड़ा भी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? इनमें से शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसको बोला जाता है? भाई एक बार क्लास को शेयर कर दो, सारे लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हो क्लास को, जितने भी साथी देख रहे हो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी देख रहे हो, क्लास में शेयर कर दो, ठीक है। अब देखो इसका सही आंसर, ठोस बर्फ का, शुष्क बर्फ का आपसे पूछा है। शुष्क का पूछेगा तो क्या बताओगे? बिल्कुल सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है, ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में आयतन कितना है, तो याद रखना 0.03%।
0.03% जो है ये इसका आयतन हो गया। आयतन अनुसार अगर बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी ये आपको बताना है। एक सवाल ऐसा आया था वर्ल्ड वाइड लेवल पर, मैंने आपको यह बताया था कि AB नेगेटिव जो ग्रुप है वो सबसे कम पाया जाने वाला है, मात्र 10% लोगों में यह पाया जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े हैं। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड सर्वे के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको वो बताया था। एक बच्चे ने लिखा था कि सर O होना चाहिए। O होता है बेटा जी, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नजरिए से वर्ल्ड वाइड देखें तो 10% लोगों में ही पाया जाता है। यहां सही आंसर लैंड स्ट्रीनर हो जाएगा। ऑप्शन सी को ताला लगा दो, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्होंने क्या करी थी? इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो है उनको इसने विभाजित करके खोज करी थी समूह की। और यह बात कब की है? 1900 में। कब? सन 1900 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? भाई ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ब्लड में वो कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? ये आपका सवाल है। इसका सब बताओगे क्योंकि ये सवाल भी मेरा बताया हुआ है। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? WBC को बोलते हैं। अरे ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? WBC को बोलते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? RBC को बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स को बोलते हैं। अब यहां पर सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो होता है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो क्या करती है? वो रक्त में ऑक्सीजन प्रवाहित करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। इनके अन्य नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा युग्म बताओ जो सही सुमेलित नहीं किया गया है, असुमेलित है। क्या पूछा सर वो प्रश्न? वापस बताओ। ये लो वापस देख लो। ऑक्सीजन मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा लेकर जाया जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स यानी जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल होती है, वो लेकर जाती है। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? WBC को। ठीक है, RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स होगी थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो। ठीक है, बता दिया। अगला सवाल देखो। अब यहां पर पूछा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। यह सवाल भी मेरा बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर छत्रक आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? छत्रक। छत्रक बहुपोषी नहीं होते हैं, ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं ये परपोषी होते हैं, क्योंकि छत्रक में पर्णहरित नहीं पाया जाता। पर्णहरित जिनमें नहीं पाया जाता वो बहुपोषी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बिना पर्णहरित के वो भोजन बनाने में और अन्य खनिज लवणों का वो संचरण नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। डी बिल्कुल ठीक। अगला सवाल देखिए। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर खारा पानी है उसको शुद्ध पानी में बदलना है, पीने लायक उसको बनाना है, तो कौन सी विधि उसमें काम में आएगी ये बताना है। परसंवेदन, उत्फलन, विद्युत पृथक्करण या उत्क्रम प्रासरण? बताओ सारे क्या होगा इसका? खुशी, दलीप, श्याम, मम्मी का तितर। अरे वाह, जोरदार नाम रख लियो। मम्मी का तितर, मम्मी का बटेर है, मम्मी का लाडला। मतलब पहले जो ट्रेंडिंग में चल रहा था, क्या प्रिंस, पापा की परी, मम्मी की परी, मम्मा का प्रा है, वैसे ही तितर नाम रख लिया। ये कैसा नाम हो गया भाई साहब? चलो जो भी है अच्छा है। इसका बताओ। उत्क्रम प्रासरण आ रहा है क्या? डी लिख रहे हो ना? डी। अरे उत्क्रम प्रासरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्क्रम प्रासरण हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सवाल छूट गया। कीट भक्षी पौधे जिसे
जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसकी? ऐसे पौधे जो कीट बख्शी पौधे होते हैं ऐसी मृदा में उगते हैं जिस मृदा में किसकी कमी होती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या जल की? यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कीट बख्शी पौधे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं या फिर उस मृदा में किसकी कमी होती है? ये कीड़ों को मारकर अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन भाई कीट बख्शी पादप जो अन्य कीटों को मारकर नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर मिट्टी में कमी है तो वहां कौन से पौधे ज्यादा होंगे? कीट बख्शी होंगे। कैसे होंगे? कीट बख्शी। बिल्कुल सी सही है। भारत के अंदर बात करें तो मैंने आपको बताया दार्जिलिंग और नैनीताल के अंदर ज्यादा होते हैं। दार्जिलिंग और नैनीताल, कश्मीर का, ठीक है, कश्मीर का भी याद रखना, यहां पर भी पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी सेटअप बॉक्स सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर सेटअप बॉक्स सेट को आपको चलाना है तो आप रिमोट का इस्तेमाल करोगे, और जो रिमोट होता है उसके अंदर किसका प्रयोग होता है? ध्वनि तरंगों का, प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंगों का या सूक्ष्म तरंगों का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दार्जिलिंग बहुत बढ़िया। एडमिट कार्ड आ जाएंगे 4 तारीख तक, आपको सूचना दे देंगे। 5 तारीख तक आने की, 5 या 6 तारीख को आना चाहिए, 7 दिन पहले आएगा तो आप देख लो। हाँ 4 को बोला जा रहा है, 4 को, 5 को आ जाएगा। इसका देखो सही आंसर रेडियो तरंगे होगा, रेडियो तरंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक आ रहा है, सी आपका हो जाएगा, ठीक है। एक अगर ऑप्शन में अवरक्त किरणें आए तो यह भी ध्यान रखना, अवरक्त किरणें जो है इनका इस्तेमाल भी किस में होता है? रिमोट में होता है। यहां पर ऑप्शन में नहीं है इसलिए मैं अलग से आपको बता देता हूं। अगर इसकी जगह ये आए तो भी ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक बात। तो आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, सुपरफास्ट तरीके से क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। अब अगर आपको अंतिम वार करना है और सिलेक्शन तैयार करना है, सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है, तो क्रैश कॉम्बो प्लस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें। क्रैश कॉम्बो ही आप लेवें, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा इसी बात से होगा, और मात्र 5 से 7 दिन में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और मैंने आपको बता दिया था अभी स्टार्टिंग में कि 299 इसकी प्राइस करवा दी है जैसे तैसे करके, तो आप अब आगे पीछे मत होना। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी 40-50% है, आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, आप ऐसे सोचते हो कि मुझे वनरक्षक वनपाल में सिलेक्शन लेना है, तो आप जरूर इसका फायदा उठाइएगा, ठीक है। कड़ी मेहनत तपस्या से ये आपके लिए बनाई गई है और डेली बेसिस पे इस पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और साथ में हम सटीक तरीके से आपको पीडीएफ देंगे ताकि फटाफट अंदाज में आप काफी कम समय में अधिक से अधिक परीक्षा से संबंधित जो संभावित मैटर है उसको आप अच्छे से कवर कर पाओ। आगे आपकी यस सर की क्लास है, तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, राम राम सा, खमा घड़ी। और क्या क्या लिख रहे हो? लाइव सुजानगढ़ से, ठीक बात, चूरू सुजानगढ़ से, ठीक है भाई। अगली क्लास में मिला सारा लोग। कितना सही हुआ कितना गलत हुआ बताओ सारा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट में देखूंगा। आज की क्लास के बारे में जो भी अच्छी बातें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो भी आपका अनुभव है सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और मेरी कोशिश है कि कल आपके लिए मैराथन क्लास लगवा दूं, मैं रोज की एक मैराथन क्लास लगवा के साइंस, इंडिया जीके और साथ में राजस्थान जीके में पॉलिटी का जो पार्ट है प्रशासनिक व्यवस्था का उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और करंट अफेयर की जो क्लास है उसकी मैराथन में जहां तक संभव होगा मॉर्निंग में ही करवा पाऊंगा, ठीक है। तो बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।